जिन गुरु नेमि चंद्र मुनिराज, लब्धि सार जिन श्रुत नमन, मन वच तन से आज। मोक्ष मार्ग में सम्यक दर्शन को पहला सोपान कहा, पर से भिन्न निजातम दर्शन को सुख का स्थान कहा। निज दर्शन होते ही कर्मों में हलचल मच जाती है। दर्श मोह का उपशम क्षय, उपशम व क्षय कहलाती है। जिससे औपशमिक शायोपशम व शायिक नाम मिलते, औपशमिक के प्रथम द्वितीय भेद जनागम में चलते। प्रथमोपशम के पूर्व नियम से पंच लब्धियां होती हैं। छायोपशम विशुद्धि देशना प्रायोग्य करण ये होती हैं। प्रथम चार सामान्य कही है, भव्य अभव्य सभी पाते, करण लब्धि पाते ही भविजन शत प्रतिशत सम्यक पाते। अतः पूर्व निवृत्ति ये तीन करण ही कारण है। इनके अलावा शेष प्रवृत्ति सबकी सब साधारण है। अतः इन्हीं का कथन अब करने का है भाव, ध्यान पूर्वक श्रवण करो, धरो चित्त में छाव। आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती विरचित लब्धि सारजी ग्रंथ के आधार से अपनी चर्चा चल रही है। पंचलब्धि की भी और साथ में पंचलब्धि में विशेष तीन करण की चर्चा अपनी क्रम प्राप्त है। सम्यक दर्शन सभी को प्राप्त करना है, सभी का उद्देश्य है, लक्ष्य है। सम्यक दर्शन के पूर्व पांच लब्धियां पाई जाती हैं, उनके नाम हम पहले ही देख चुके हैं। क्षयोपशम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग लब्धि और करण लब्धि। ये पांच लब्धियां हैं। इन पांच लब्धियों में प्रारंभ की दो लब्धियों पर चर्चा हम कर चुके हैं। पहली लब्धि का नाम है क्षयोपशम और दूसरी है विशुद्धि। क्षयोपशम लब्धि कारण है, विशुद्धि लब्धि कार्य है। क्षयोपशम लब्धि सभी प्रकार के कर्मों की जो अप्रशस्त प्रकृतियां हैं, उन प्रकृतियों के अनुभाग का अनंत गुणाहीन होते जाना, वह क्षयोपशम लब्धि है। और उसके निमित्त से तदनुरूप मंद कषाय रूप अथवा धर्मानुराग रूप परिणाम होना, वह विशुद्धि लब्धि है। विशुद्धि के भी हमने अनेक स्थान देख लिए थे। पहले गुण स्थान में करण लब्धि को छोड़कर बाकी विशुद्धि के परिणाम, जिसको हम शुभ परिणाम कहते हैं, वो बहुत प्रकार के होते हैं। हम जितने भी यहाँ पर कार्य करते हैं धार्मिक अंगों के, पूजन करना, दर्शन करना, भक्ति, स्वाध्याय, सामायिक, तत्व चर्चा, प्रवचन, विधान, पंच कल्याणक, वेदी प्रतिष्ठा, ये जितने भी कार्य हैं, ये पहले नंबर में ही समाहित हो जाते हैं। ये अपन ने 5 पॉइंट देखे थे विशुद्धि लब्धि के। विशुद्धि लब्धि के जो 5 पॉइंट हैं, विशुद्धि लब्धि वाला, विशुद्धि के 5 बिंदु हैं। विशुद्धि लब्धि, करण लब्धि, निर्मल श्रद्धा, निर्मल चारित्र, पूर्ण निर्मल चारित्र। इनमें जो पहला नंबर है शुभ परिणाम, शुभ परिणाम माने मंद कषायरू परिणाम, ये भी असंख्यात प्रकार के होते हैं। ऐसे शुभ परिणाम, लेकिन ये सब इनका गुण स्थान अभी पहला ही है, अभी कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया है। सामान्य तीव्र कषाय से कषाय कम हो जाए, जो मंद कषाय कहलाती है, और उसे ही शुभ परिणाम कहा है। इतनी चर्चा हो जाने के बाद अब हम देशना लब्धि की चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं। विशुद्धि लब्धि के बाह्य चिन्ह भी हम कल जान चुके थे अच्छे से, फिर इसके बाद भी विशेष भी जान लिया।
देशना और प्रायोग लब्धि पर अपन चर्चा आज करेंगे, जिससे बाद में 2 दिन रहेंगे तो फिर करण लब्धि पर भी चर्चा हो जाएगी, है ना। 2 ही दिन मान के चलें, 8वां दिन तो कक्षा तो होगी नहीं, 7 दिन की ही कक्षा समझें, तो कल और परसों 2 ही दिन हैं। तो आज पूरी कोशिश है देशना, प्रायोग लब्धि और फिर करण में भी यदि एंट्री हो जाए तो हो जाए, नहीं हो पाएगी, देखते हैं जितनी हो जाए। एकदम एक एक पूरा का पूरा यहाँ से नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि यदि पढ़ेंगे तो यहाँ विषय विस्तार बहुत है, लेकिन मुख्य बिंदु ख्याल में आ जाएंगे तो आपके पास से मान लो पीडीएफ भी रहेगी तो आप अच्छे से पढ़ सकेंगे। देशना लब्धि हमने कल देखा था, जिसके विशुद्धि लब्धि हुई हो वही देशना का पात्र है, क्योंकि उसको धर्मानुराग रूप परिणाम हो गए हैं। आत्म कल्याण करने की अथवा निज कल्याण करने की कहें, मेरा भला हो जाए ऐसा कहें, ऐसी जिसके अंदर भावना आ गई है, ऐसा ही जीव देशना सुनने का पात्र होता है। यदि विशुद्धि की प्राप्ति नहीं हुई हो और देशना सुनने चला जाए तो मारीची ही उत्पन्न होगा, नहीं होगा। मारीची जैसे ही उत्पन्न होंगे, क्योंकि विशुद्धि लब्धि तो थी नहीं और चला जाए। तो जैसे अपने लोक व्यवहार में एक वो डायलॉग सब बोलते हैं ना, के ऊंघे, के लड़ मरे और के उठ के भग जाए। हाँ, पूर्व कर्म के उदय से जिनवाणी न सुहाए, जैसे सब जगह थोड़ा थोड़ा अलग अलग चलता है। के ऊंघे, के लड़ मरे, के उठ के भग जाए, माने जिसको पूर्व कर्म के उदय से, जिसको जिनवाणी सुहाती नहीं है, मंद कसाय रूप परिणाम नहीं हुए हैं, तो मान लो वो आ भी गया ना कभी स्वाध्याय सभा में प्रवचन में आ जाए, तो 3 घटनाएं इन तीनों में से कोई ना कोई उसके साथ घटेंगी। या तो ऊंघेगा, नींद निकालेगा, योनिंग लेगा। देखो योनिंग आते आते रुक गई, मैंने कहा तो एक की है के ऊंघे। अच्छा, दूसरा कौन सा है, के लड़ मरे, वहां क्या कहते हैं, उठ भगे, वो तो तीसरा है, के लड़ मरे और के उठ के भग जाए। लड़ मरे मतलब या तो नींद निकालेगा, अब नींद आ नहीं रही है तो एक दूसरे को छेड़ता रहेगा, बातें करेगा, गप्पे लगाएगा, टाइम पास करेगा, उसको परेशान करेगा, माने कहीं ना कहीं डिस्टरबेंस करते ही रहेगा। और तब भी काम नहीं चल रहा हो, तब भी अरे यार इतना हमने टाइम पास करने की तो कोशिश की, अभी भी 4 नहीं बज रहे, अभी भी 4 नहीं बज रहे, क्या करें, अब बहुत हो गया, अब तो बेशर्म बन ही जाओ, और कह उठ के फिर भग ही जाए, भग जाता है, फिर शर्म भी नहीं करता है। ऐसी स्थितियां होती हैं। तो वहां पर भी जो मारीची हुए उनको भी चले गए होंगे जैसे तैसे, लेकिन उनको कोई बात जमी नहीं, समझ में नहीं आई, उल्टा विरोध करने को तैयार हो गए। ऐसी स्थिति बनती है। और जिसको विशुद्धि उत्पन्न हुई है, विशुद्धि लब्धि की प्राप्ति हुई है, वह अपने कल्याण की भावना से ही सुनता है। दूसरे कोई दबाव नहीं, दूसरा कोई प्रभाव नहीं, दूसरी कोई किसी ने कहा हो, किसी का दबाव हो या जबरदस्ती बैठा हो, ऐसा कुछ भी नहीं। या हमें डिग्री लेना है, वो भी नहीं, वो एक अलग मैटर है। कोई कहे फिर तो हम तो सब डिग्री लेने के लिए बैठे हैं, तो हमारा तो सब कैंसिल ही हो गई विशुद्धि लब्धि। ऐसा नहीं है, डिग्री वाला पॉइंट अलग काम करेगा, विशुद्धि वाला अलग काम करेगा। कि हमें डिग्री लेना है, एग्जाम देना है, परीक्षा देना है, वो एक अलग फैक्टर हुआ। लेकिन मैं अपने लिए सुन रहा हूं, समझ रहा हूं, इससे मेरा भला होगा, वो ही वास्तव में देशना सुनने का असली पात्र होता है। अब देखिए देशना लब्धि किसे कहते हैं, हम देखते हैं। 6 द्रव्य और 9 पदार्थों का उपदेश देने वाले आचार्य आदि का लाभ अथवा उपदेशित पदार्थों को धारण करने का लाभ, यह तृतीय देशना लब्धि है। देशना लब्धि मुख्यतः से कह दिए 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ। इन पदार्थों का उपदेश देने वाले का लाभ, या वह जो उपदेश है उस उपदेश का लाभ,
उसे कहेंगे लाभ प्राप्त हो जाना, लब्धि। 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ, इनका मात्र कथन करना वह तो उपदेश है अथवा देशना है। और उस देशना की जिसको प्राप्ति हो जाए, जो इन सबको अच्छे से समझ ले, उसे कहते हैं देशना लब्धि। जैसे समअवसरण में गए, तीर्थंकरों की दिव्य ध्वनि खिली, वो तो कहलाती देशना। गणधरों ने समझाई, मान लो वो भी है देशना। आचार्यों ने बताया, वो भी है देशना। मुनिराजों ने कहा, वो भी है देशना। वो देशना ही है बस। हमने सुन लिया, वो अभी तक देशना ही है। लेकिन सुनकर समझ लेना, उस बात को एकदम दिमाग में सेट कर लेना, वो बात जम जाना, उसे कहेंगे देशना लब्धि। है ना? जैसे कोई हमें थाली परोस दे तो वो तो हो गया भोजन। और भोजन की लब्धि कब मानी जाए? जब उसको कर ही लो अच्छे से, तब वो भोजन लब्धि, भोजन प्राप्ति कही जाएगी। तो ऐसे ही हमने सुन तो लिया, सुनने मात्र से थोड़ी कुछ होता है। वो सुनना अथवा उनका कहना, वो तो है मात्र देशना। और उसको ग्रहण कर लेना, वो है देशना लब्धि। अभी देखो इसका डिटेल कर रहे हैं आगे चल के। देशना लब्धि के 4 अंग हैं। आगे बढ़ते हैं अपन। फिर 4 अंग बता के फिर उसके भी और एक के और 3 अंग बताए। देखो देशना लब्धि के अंग है। पहला नंबर है श्रवण। माने देशना लब्धि हम किसको कहेंगे फाइनली? एक तो सुनना, श्रवण माने सुनना। नंबर 2 ग्रहण, ग्रहण माने समझना। सुनने मात्र से काम नहीं होता। सेकंड नंबर उसका बता दिया, ग्रहण, ग्रहण माने समझना। 2 पॉइंट हो गए। नंबर 3 धारण, धारण माने याद करना। और नंबर 4 है निर्धारण, निर्धारण माने चिंतन करना, विचार करना। 4 बिंदु हो गए। फिर से बोलता हूं, यहां आ रहे हैं ऊपर। चलो, पहला पॉइंट है श्रवण, श्रवण माने सुनना। दूसरा है ग्रहण, ग्रहण माने समझना। माने 7 तत्व 9 पदार्थ 6 द्रव्य आदि की बात, इनके स्वरूप को सुनना, एक पॉइंट हो गया श्रवण। फिर उनका स्वरूप समझ लेना लक्षणों सहित, कि जीव किसे कहते हैं? जो जानता देखता है। पुद्गल जो स्पर्शादिवान है। धर्म द्रव्य जो गति हेतुत्व वाला है। अधर्म द्रव्य स्थिति हेतुत्व वाला है। तो इनका लक्षण सहित स्वरूप समझना, इसको कहेंगे ग्रहण। दूसरा पॉइंट हो गया। फिर तीसरा, समझ भी लिया, लेकिन समझने के बाद प्रवचन समाप्त, जावाणी के ज्ञान से बस। मिथ्यात्व में नासवे को, नहीं, मिथ्यात्व में नासवे को, जल्दी घर को भागवे को, बस इतना। ऐसा ही होता है, बस इतना सुना और उसके बाद जल्दी रवाना, फिर तो यहीं के यहीं छोड़ा, कोई मतलब नहीं है। तो ये तो श्रवण हुआ और दूसरा ग्रहण हुआ। ग्रहण हो गया, ज्यादा समझ लिया, लेकिन सुनने और समझने मात्र से काम नहीं चलेगा। उसके बाद इसको लेके भी जाना पड़ेगा। कहां लेके जाना पड़ेगा? ये है तीसरा नंबर है धारण। धारण माने याद करना, याद कर लेना अच्छे से। जो भी हमने समझा है उसको माइंड में सेट कर लेना। और सेट हो जाने के बाद उतने से भी काम नहीं चलता। फिर क्या करना है? उसको पचाना भी तो है। भोजन के बारे में सुना, सुनने मात्र से काम नहीं होता। उसको समझे तो क्या क्या आइटम है, समझ लिए, उतने से काम नहीं होगा सम्यक। फिर तीसरा नंबर क्या करेंगे? भोजन ग्रहण कर लो। भोजन कर भी लिया, करने के बाद पचाना भी तो जरूरी है, तभी तो पूरा शरीर में लगेगा। तो ये 4 चीजें हैं, सुनना, समझना, याद करना और फिर
उसका चिंतन करना, ये 4 अंग कहे हैं देशना लब्धि के अंग। और उसमें निर्धारण के भी 3 और पॉइंट कहे। विचार करने में भी 3 चीजों से विचार करना। कैसा? ये तो आपने न्याय दीपिका में पढ़े ही हैं। कैसे विचार करना? पहले तो उसका नाम सीखना, उद्देश्य है ना, विवेक्तव्य नाम मात्र कथनम उद्देश्य है ना, विवेचनीय वस्तु के नाम मात्र का कथन करना, उसका नाम है उद्देश्य। फिर इसके बाद सेकंड नंबर पर है लक्षण निर्देश, व्यतिकीर्ण वस्तु व्यावृत्ति हेतुर लक्षणम। और फिर नंबर 3, वो परस्पर व्यति करे सती नृतम, ठीक है, 2 हो गए। और नंबर 3 है परीक्षा, लंबी है परीक्षा तो, है ना। याद है सबको? पक्का बोल दो चलो एक बार। प्रवर्तमानो विचारा परीक्षा, सा खलु एवं चेदेवं स्यादित्येवं, बोलो। चलो, वरिष्ठ में थी, कोर्स में हो गई तो क्या है ना। ये है परीक्षा। मैंने परीक्षा में बिल्कुल व्यवस्थित, ये ऐसा है तो ऐसा है, ऐसा है तो ऐसा है, ऐसा पूरा अच्छे से उसका निर्धारण होना। निर्धारण की बात चल रही है, पहले नाम, उसके बाद उसका लक्षण, और तीसरा नंबर है उसका पूरी तरह से परीक्षा करके निर्णय करना। इसे कहेंगे, ये सब की प्राप्ति है देशना लब्धि। देखो अभी भी सम्यक दर्शन नहीं हुआ है, माने अभी तो हमने स्वरूप का जानकारी रूप में निर्णय किया है, अनुभव तो अभी भी नहीं हुआ। माने हमने 7 तत्वों का, 6 द्रव्यों का, 9 पदार्थों का जो यहां परीक्षण किया है, वो अभी समझने के स्तर पर ही किया है, क्योंकि देशना लब्धि में अभी मात्र समझने वाली ही बात होगी। उसको पक्का कि इसका स्वरूप ऐसा ही है, ये अभी शास्त्राधार से समझा, तो शास्त्राधार से समझ लेना, वहां तक ही अभी निर्धारण के अंतर्गत आएगा। उसको कहेंगे निर्धारण, अथवा इसको पूरा कंप्लीट कहा जाएगा देशना लब्धि, है ना। तो ये हो गया देशना लब्धि की बात। अब इसके बारे में विशेष कहते हैं। क्या विशेष है? बराबर ख्याल में तो आ रहा ना सबको? कोई कोई साइलेंट से बैठे हैं, है ना। माने बराबर अच्छे से ध्यान से एक एक चीज करते जाए कंप्लीट। वो तो विषय कम होता और टाइम ज्यादा होता, तो फिर हम थोड़ा सा उसमें माहौल बनाते, उदाहरण देके, थोड़ा 1-2 चुटकुले टाइप जो भी है ना, लंबी चलती कर, जैसे ऊपर थोड़ा सा मजा आता है, माहौल बनता है। वहां कर्म सिद्धांत में विषय अलग टाइप का है। अब यहाँ मेरे पास विषय का बहुत है, और अभी घड़ी दिखती है सामने, ऐसा लगता अभी ले बजे 4, और विषय बहुत है, इसलिए अभी मैं जानबूझ के ज्यादा कुछ उदाहरण ना देते हुए विषय पर ही चल रहा हूं। अब देशना लब्धि के बारे में विशेष कहते हैं। पहला, देशना तो पर का उपदेश मात्र है, सिर्फ उपदेश है, वो अपने लिए उपयोगी नहीं होगा। तो उपयोगी क्या चीज होगी? कहते हैं वह देशना लब्धि नहीं है, उपदेश मात्र। माने तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि खिरी या गणधर आचार्य आदि ने हमें कुछ बताया, तो उन्होंने बताया, तो ये तो उनकी देशना हुई, हमारा क्या है? हमें मिले तो काम का, ये तो उनके वचन हैं, उन्होंने कहा है, उन्होंने कहा, उनके वचन है देशना। माने ज्ञानी के वचन है देशना, और लब्धि तो होना अपने अंदर है। देशना लब्धि होती अपने अंदर, और देशना मात्र होती उनकी। तो देशना है पर की, और देशना लब्धि है अपनी। तो यहां कहा देशना तो पर का उपदेश मात्र है, वह देशना लब्धि नहीं है। नंबर 2, देशना लब्धि स्वयं के ज्ञान की उपयोग रूप पर्याय है। यहां स्पष्ट कर दिया, देशना तो पर का है, पर की है, और देशना लब्धि किसकी पर्याय है? स्वयं के ज्ञान की उपयोग रूप पर्याय।
स्वयं के ज्ञान की उपयोग रूप पर्याय मतलब जो हमने 6 द्रव्य 7 तत्व आदि का निरूपण जाना, वो अपने ज्ञान में हमने समझा, विचार किया, चिंतन किया, उसका उद्देश्य माने नाम जाने, लक्षण निर्देश लक्षण जाने, फिर बारंबार उसका विचारों के द्वारा परीक्षण किया। तो ये सब तो ये अपने ज्ञान में ही तो हुआ सारा काम। तो अपने ज्ञान में ही ये सारा काम चल रहा है, ये कहलाएगी देशना लब्धि। माने दूसरे के ज्ञान से काम हुआ वो तो उपदेश है, माने दूसरे की वहां से वाणी निकली वह उपदेश है, उसको देशना मात्र कहेंगे। और अपने ज्ञान में वो आ गया तो देशना लब्धि है ना। जैसे वही थाली में रखा वो तो भोजन है, और अपने पेट में आ गया तो भोजन लब्धि है, ऐसा कहें। जिसमें श्रवण आदि 4 अंगों का होना अनिवार्य है। जो 4 कहे वे देशना लब्धि में होंगे तभी देशना लब्धि मानी जाएगी, नहीं तो देशना ही समझना चाहिए। नंबर 3 है, वास्तव में देशना तो देशना लब्धि में निमित्त मात्र है। क्या बोले? देशना तो माने देशना माने उपदेश तो किस में निमित्त है? देशना लब्धि में, क्योंकि देशना लब्धि तो अपनी है, अपने ज्ञान की पर्याय है, और वह देशना उसमें निमित्त है। माने उधर देशना में आया भगवान आत्मा, ठीक है, और अपन इधर उधर देखने लगे कौन है, तो हो गई क्या लब्धि? उधर तो कहा भगवान आत्मा, वो देशना हुई, वो वहां के वचन निकले, वो पुद्गल की पर्याय भाषा वर्गना है देशना लब्धि। अब वह देशना लब्धि में जो कहा कि भगवान आत्मा इतना कहा, और वो हमने सुना, और हमें ऐसा लगने लगा कि अच्छा मैं भगवान आत्मा, मुझसे कह रहे हैं भगवान आत्मा, मतलब मैं भगवान आत्मा हूं, ऐसा कहा जा रहा है। तो ये जो भगवान आत्मा जो मेरे ज्ञान में जो अब चल रहा है, उसको बारंबार जो हम चिंतन कर रहे हैं अपने ज्ञान की पर्याय, वो है देशना लब्धि, ऐसा। इसलिए देशना तो देशना लब्धि में निमित्त मात्र है, किंतु हमें सच्ची देशना व यथार्थ उपदेश दाता का भी निर्णय होना चाहिए। माने ज्ञानी गुरु ही उपदेश दे, ज्ञानी वक्ता ही उपदेश दे, उसी की देशना लागू पड़ती है। इसलिए कहा कि सच्ची देशना व यथार्थ उपदेश दाता का भी निर्णय, माने सच्ची देशना का भी निर्णय होना चाहिए कि जो उपदेश हम सुन रहे हैं ये सच्चा है, यथार्थ है, वस्तु के स्वरूप का निर्णय कराने वाला है। ये उपदेश पहले उसका निर्णय, और कौन दे रहा है उसका भी निर्णय हो, तभी देशना लब्धि कही जाएगी। इतनी बात हो गई देशना के संबंध में। अब आते हैं अपन प्रायोग लब्धि पर। देशना लब्धि से अभी तक हमने 7 तत्व 6 द्रव्य आदि का अच्छे से ज्ञान कर लिया, विचार कर लिया, और कहां तक निर्धारण पर भी पहुंच गए, उनके बारे में सही समझ उत्पन्न हो गई। अब सही समझ उत्पन्न हो गई, ये कहलाएगी देशना लब्धि। अब आगे जब वह विचार बराबर चलता रहेगा, और विचार चलते चलते उन विचारों में जब हम परिपक्व होने लगेंगे, तब प्रायोग्य लब्धि प्रकट होगी। अभी भी देखो इतना काम कर लिया तो अभी सम्यक दर्शन की हवा भी नहीं है, और अपन को लगता है हम तो क्या करेंगे, सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे, सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे। इतना सारा काम हो गया तो अभी सम्यक दर्शन कहीं दूर दूर तक नहीं है। 7 तत्व 6 द्रव्य 9 पदार्थ सबको अच्छे से जान लेना, समझ लेना। ये परीक्षा तो साइड में ही रहो, जो अपन जितनी देते हैं ना वो डिग्री सर्टिफिकेट, ये तो उसमें एंटर्ड ही नहीं है, उसकी तो एंट्री ही नहीं है देशना लब्धि में, ये तो बाजू में ही रख दो। जो हमने सुना समझा उसका बिल्कुल निर्णय के लिए, ये मेरी बात है, मेरे लिए है, ऐसा बारंबार चिंतन विचार जब चल रहा हो, और वो जो विचार हमें मिल चुके हैं वो है देशना लब्धि। तो हम खुद अपने आप को चेक करें कि अभी हम देशना लब्धि के कहीं करीब आ रहे हैं, कि अभी हम विशुद्धि तक ही सीमित हैं, कहीं वो भी नहीं हुई है।
है ना? देखो बात तो यही है, कभी कभी हमें ऐसा भ्रम होने लगता है कि हम तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत आगे बढ़ गए हैं, और बाकी लोग तो सब संसार में भटक रहे हैं, किसी को कुछ नहीं आता है। लेकिन हम अच्छे से चेक करेंगे तो पता चला हम भी भ्रम में जी रहे हैं। हमें लगता है कि हमने बहुत कुछ कर लिया, बाकी तो लोग क्रिया कांड में उलझे हैं, और हम काहे में उलझे हैं? हम स्वाध्याय में, है ना? ऐसा ना हो कि हम क्रिया कांड से भी गए और इससे भी गए, दोनों तरफ से चले गए, ऐसा ना हो जाए। तो स्वाध्याय में भी यहाँ तक पहुंचे, हमारे विचारों में, हमारे ज्ञान की पर्याय में वो चीज घूमने लग जाए, तो वो देशना लब्धि कहलाए। और इसमें भी किस तरह से घूमे कि ये बात मेरी है, मेरे लिए है, इसमें मेरा भला है, इसमें मेरा हित है, सब जगह मैं ही सेंटर पॉइंट बनूं, तो काम की है, तो वो देशना लब्धि कहलाए। और उसमें मैं सेंटर पॉइंट ना बनूं, शास्त्र, कितने शास्त्रों का अध्ययन कर लेते हम 5 साल में? गिन लो, क्या है, बाल बोध 1, बाल बोध 2, बाल बोध 3 से लेके हाँ 52 55 जितने गिनना गिन लियो। फिर एक्स्ट्रा आइट साइड के भी पढ़ते ही हैं, तो और भी ज्यादा हो जाते होंगे, है ना? मतलब जिनके हो जाते हैं उनकी कह रहा हूँ, कई लोगों के तो वे भी नहीं होते, बाकी जिनके हो जाते तो 60-70 भी हो जाते होंगे, और भी हो जाते होंगे, 100 भी हो जाते होंगे। जो अलग से भी स्वाध्याय करते रहते हैं उनको तो क्या है। लेकिन यहां तो क्या बताना है, यहां कह रहे हैं कि वो जो हमने शास्त्र अध्ययन किया है वो भी देशना लब्धि के कितने निकट है। हम पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, उनके भेद प्रभेद जान रहे हैं, और उनका अच्छे से डिटेल भी जान रहे हैं, फिर उनके भी और बाल की खाल भी निकाल रहे हैं। बाल की खाल मतलब एक एक का और भेद, फिर उसका ये प्रभेद, फिर धीरे धीरे वो उसका, फिर और जब गहराई में जाते हैं, ये वर्ग है, ये वर्गणा है, ये स्पर्धक है, फिर स्पर्धक के भेद, उसके भेद, उसके भेद, बहुत डिटेल में चले गए। मैं नहीं कह रहा हूं कि ये सब फालतू है, बहुत अच्छी बात है, करना भी चाहिए, जो जितना अध्ययन करे, स्वाध्याय करे, सर्वोत्तम है। लेकिन हमें बात ये करना है कि ये तो हमारे शास्त्र ज्ञान का विकास है, देशना लब्धि का तो इसमें रोल ही नहीं है अभी। देशना लब्धि तो अलग चीज है, वो तो अपने ज्ञान की पर्याय विशुद्धि पूर्वक हो रही है, अंतरंग में रुचि, अपने कल्याण की भावना, दूसरे को समझाने करने का तो अभी वहां काम ही नहीं है कि दूसरे को बता दूं। दूसरे का तो जब आएगा, नंबर आ जाएगा अपने आप, जब हमारा काम हो जाएगा तो दूसरे का हो जाए तो हो जाए, नहीं हो तो जाओ, कोई नियम तो है नहीं, है ना? इसलिए अपना जो वो स्लोगन है, आत्मानुभूति और तत्व विचार प्रचार है। सही तो ये है, आत्मानुभूति और तत्व विचार, प्रचार तो अपन ने बना दिया है। असली में तो पहले यही स्लोगन था, ये बाद में बदल गया, धीरे धीरे फैलते फैलते आत्मानुभूति और तत्व प्रचार। पहले स्लोगन ऐसा बनाया गया था, आत्मानुभूति और तत्व विचार। असली तो वही है। प्रचार में क्या रखा है? प्रचार में तो पर के लक्ष्य से होता काम है, और पर की मुख्यता रहती है, तो उसमें तो अपन बाहर ही रहते हैं, अपने कल्याण से बाहर रहते हैं। उद्देश्य रहता है, कोई चीज हम पढ़ते हैं, अभी हमें भी ऐसे ही पढ़ाना है, ये अच्छे से नोट कर लो, हमें हमारा छात्र प्रवचन है, अभी हमें भी सुनना है, फिर हम अच्छे से अच्छा प्रवचन कर पाएंगे, नहीं तो क्या होगा। मैं नहीं कह रहा हूं गलत है, सब अच्छा है, माने अच्छाई सब है, बुराई कहीं है नहीं। लेकिन हमें जो प्रकरण के अनुसार बात करना है, यदि हम उसके अनुसार बात करेंगे तो वे देशना लब्धि के करीब भी नहीं है चीज, आउट ऑफ सिलेबस ही है। माने सिर्फ पढ़ना, अध्ययन होना, शैवोपम ज्ञान बढ़ना, उसका विस्तार से आगमाभ्यास होना, ये। लेकिन यहां तो कह रहे हैं, यहां तो लक्ष्य ही एक है कि मैं ही सब कुछ, में जो भी हो रहा है मेरे लिए, मुझे सटकारक नहीं घटाते, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से और अधिकरण में, तो ये जो घटाते हैं, जो भी कुछ है मैं ही करता हूं, स्वयं को करता हूं, स्वयं के द्वारा करता हूं, स्वयं के लिए करता हूं, स्वयं मैं से करता हूं, स्वयं के आधार से करता हूं। मैंने हर जगह एक मैं ही मैं दिखाई दूं, मैं ही मेरा करता धरता, मुझ में पर का कुछ
काम नहीं, मैं मुझ में रहने वाला हूं पर मैं मेरा विश्राम नहीं। इस तरह की भावना में मत एक ही लक्ष्य अपना हो, बस मैं दिखाई दूं बस, तो समझना कि वहां जो चिंतन धारा वो देशना लब्धि नाम पाएगी। और उसके बल पर होती प्रकट कौन सी लब्धि? प्रायोग लब्धि। और प्रायोग लब्धि में बहुत बड़ा काम होता है कि जिसने वास्तव में देशना लब्धि प्राप्त की हो और उसके अनुसार चिंतन किया हो, तो उसका समझ लो एक तरह से रिजल्ट अब आने वाला है, वो प्रायोग लब्धि के रूप में आने वाला है। और प्रायोग लब्धि में क्या चमत्कार होगा? बहुत बड़ा चमत्कार होगा। देख लो क्या होने वाला है, अपन देखते हैं जरा यहां। जब कर्मों की सत्ता अंतः कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण रह जाए तथा अप्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग घटकर द्विस्थानीय व प्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग बढ़कर चतुस्थानी हो जाए, ऐसी योग्यता की प्राप्ति को प्रायोग्य लब्धि कहते हैं। क्या मतलब हुआ इसका? बगल वाले से ऐसा हाथ मत रखो, नहीं तो फिर नींद आती है ना। कल भी रखा था शायद, वो तो अपन ऐसे ही थोड़े से किए ना, तो बस इसलिए ऐसे ही फ्री रखो। ज्यादा इधर भी मत टिकाना, नहीं तो कई बार ऐसे टिके टिके भी लग जाते हैं। देखो कितनी बढ़िया परिभाषा है। अपने पास 10 मिनट लगभग हैं। मैं कोशिश करता हूं कि प्रायोग लब्धि की चर्चा हो जाए। है तो बहुत लंबी, इसी पैराग्राफ में आगे तक का समझ लेंगे, जिससे अपन कल कर्ण लब्धि तक पहुंच जाएं। जब कर्मों की सत्ता जो जो अपने देशना लब्धि में जो हमने प्राप्त किया है और उसका चिंतन मनन कर रहे हैं, उसके बल पर प्रायोग लब्धि प्रकट हुई। प्रायोग लब्धि माने विशिष्ट प्रकार की योग्यता, अथवा ये भी विशुद्धि के अंतर्गत आ सकती है। यदि अपन एक और पॉइंट बढ़ाओ ना वो विशुद्धि में, तो इधर भी ऐसी विशुद्धि कि जिसके बल पर अब क्या होने वाला है, जो कर्मों की जो सत्ता है ना जीव के, अंतः कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण रह जाए। अब कोई कहिए क्या होता है? अभी तक कर्मों की सत्ता जो स्थिति थी कितनी लंबी हो, मान लो किसी ने 50 कोड़ा कोड़ी सागर की बांधी, अथवा किसी ने 60 कोड़ा कोड़ी सागर की बांधी, अधिकतम कितनी बनती है? 70 कोड़ा कोड़ी सागर की मोहिनी की बनती है। मान लो ये तो एकदम ही महापापी जीव ही बांधते हैं इतनी लंबी, अपन में से तो कोई ऐसा बांधेगा नहीं, जो अवर्णवाद वगैरह करते हैं देवादिक का, ऐसे लोग। बाकी अन्य तो उससे थोड़ी कम ही बांधते हैं। मान लो समझ लो 60 कोड़ा कोड़ी सागर, 50 कोड़ा कोड़ी सागर, 30 कोड़ा कोड़ी सागर, इस तरह की अपन ने कर्मों की स्थिति बांधी हो, वो सत्ता में पड़ी हुई हो। इसके बल पर देशना लब्धि को प्राप्त कर उसके द्वारा जो विचार किया जा रहा है, उसके उस विचारों में इतनी ताकत है, वो पूरी स्थिति घटाकर कहां ले आता है? अंतः कोड़ा कोड़ी सागर तक। अब कोई कहे घटा के बता तो दिया, लेकिन गिराया कहां अंतः कोड़ा कोड़ी, ये क्या होता है? ये जरा समझ लेते हैं थोड़ा सा। अंतः कोड़ा कोड़ी का मतलब क्या है? सागर तो थोड़ा थोड़ा जानते ही हैं सब, है ना। सागर क्या होता है? सागर भी एक बहुत बड़ा विस्तार है ना। आपके वो बुंदेलखंड वाला मत समझ लेना, है ना। ये सागर आप लोगों ने सुने तो होंगे नाम, ये सब पल्ले सागर और ये सब। एक सागर कितने का होता है? हाँ चलो, एक दो जगह से आवाज आ गई। बहुत बड़ा होता है, काहे को इसमें उलझो भी, है ना। बस क्या मैं हिंट करूंगा ना, उसकी परिभाषा बताऊंगा, तो फिर वो क्या है उसकी परिभाषा, फिर वो क्या है उसकी परिभाषा, पूरी चैन बनी हुई है ना। वैसे तो 10 कोड़ा कोड़ी पल्लियों का एक सागर होता है ना। अब वो एक ख्याल, अब 10 कोड़ा कोड़ी पल्लियों का कहा, तो पल्ले क्या होता है, तो पर उसके लिए गड्ढा खोदते रहो बहुत बड़ा। और कोड़ा कोड़ी क्या होता है वो समझ लेते हैं अपन जरा। कोड़ा कोड़ी, कोड़ा कोड़ी सुनते ही थोड़ा सा में अलग टाइप का विकल्प आता है। कोड़ा कोड़ी माने किसी को कोड़ों से मार दिया हो, है। यहाँ कोड़ा कोड़ी का अर्थ है 1 करोड़ में 1 करोड़ का गुणा किया जाए,
जो संख्या आती है उसको कहते हैं एक कोड़ा कोड़ी। अब उसको गिनना बहुत कठिन है ना, बताना, जैसे अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, पद्म, ये सब। अब कौन कौन गिनता रहे, तो सीधा क्या किया, 1 करोड़ इंटू 1 करोड़, दोनों का गुणा किया। अब जो भी आए तो वो तो आड़म ताड़म कछु न जाड़म सेठ बचन परमाणम जैसी कहानी बना दी है। नहीं, उसका हम नहीं बोल पा रहे नील, पंख, शंख, पद्म, तो क्या करो, सीधा 1 करोड़ और करोड़, करोड़ करोड़ कोड़ा कोड़ी, 1 करोड़ तो कोड़ा कोड़ी, बस हो गया काम। तो 1 करोड़ में 1 करोड़ का गुणा कर देते हैं तो कोड़ा कोड़ी कहलाता है। लेकिन हाँ, ध्यान रखना है, 1 करोड़ जो लिखते हैं तो 1 करोड़ में 1 अंक होता है और 7 शून्य होते हैं, और इधर भी 1 करोड़ है तो 1 अंक और 7 शून्य है। अब दोनों का गुणा करेंगे तो 1 में 1 का गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा, 1 ही आएगा ना, 1 ही आएगा। तो अंक तो 1 रहेगा, लेकिन शून्य है, वे 7 बस नहीं रहेंगे, वे कितने हो जाएंगे, वे 14 हो जाएंगे। तो जब उसको लिखेंगे तो 1 अंक और 14 शून्य, ये संख्या कहलाएगी एक कोड़ा कोड़ी की। और एक कोड़ा कोड़ी सागर, एक कोड़ा कोड़ी सागर, ये तो एक कोड़ा कोड़ी सागर हुआ। और यहां क्या बता रहे हैं, अंतः कोड़ा कोड़ी सागर। अंतः कोड़ा कोड़ी माने एक कोड़ा कोड़ी सागर के अंतः माने अंदर, उसके पहले पहले की जो संख्या है वह कहलाती है अंतः कोड़ा कोड़ी सागर। फिर से बोलूं कि क्लियर है, एक कोड़ा कोड़ी सागर के अंदर वो कहलाती अंतः कोड़ा कोड़ी सागर। मैंने देखा जाए तो ये भी संख्या कितनी बड़ी है, एक कोड़ा कोड़ी सागर कितना बड़ा है, लेकिन जीव तो इससे भी ज्यादा कर्मों की स्थिति बांधे रखे है। अभी भी हम सब क्या समझ रहे हैं हम, कि हम तो बहुत धर्मात्मा है, पुण्यात्मा है, हमारा तो कुछ हो ही नहीं कर्म। एक अंतः कोड़ा कोड़ी से ऊपर ही की है सबकी, गारंटी से है, संभावना भी नहीं, गारंटी से है। अंतः कोड़ा कोड़ी से ऊपर है, किसी की होगी 10, 20, 50, 60, ऐसी ऐसी कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति होगी। और चिंतन के द्वारा जब वह बारंबार चिंतन करे तो घटाकर प्रायोग लब्धि में अंतः कोड़ा कोड़ी ले आएगा। माने इन विचारों में इतनी ताकत है। अभी भी ये कोई आत्मानुभूति वाले विचार नहीं है, आत्मश्रद्धान वाले नहीं, भेद विज्ञान वाले नहीं है, मात्र मंद कषाय रूप स्वभावों की भी इतनी ताकत है कि कर्मों की स्थिति को इतना घटा दे। अभी कोई भेद विज्ञान नहीं हो गया, सम्यक दर्शन नहीं हो गया, इतनी ताकत उनमें भी है। मात्र अंदर की रुचि कि मुझे अपना कल्याण करना है, और जो सुना है उसका बारंबार ईमानदारी से चिंतन कर रहा है। मुझे एग्जाम में लिखना है इसके लिए चिंतन नहीं कर रहा है, मुझे भेद प्रभेद याद करना है इसके लिए चिंतन नहीं कर रहा है, मुझे अपने आप को समझना है, मुझे अपना निर्णय करना है, ऐसा चिंतन कर रहा है। वो चिंतन इतनी ताकत देता है कि कर्मों को, पूरी सत्ता को गिरा देता है। इतनी ताकत होती है उस ज्ञान की पर्याय में, उस ज्ञान के विचारों में। तो इतना घटा दिया तो अंतः कोड़ा कोड़ी सागर रह जाए। तथा एक तो काम ये हो गया, स्थिति घट गई, और अनुभाग भी घटता है, कर्मों की फल लेने की शक्ति भी घट जाती है। उसमें भी पाप की घटती है और पुण्य की बढ़ती है। ठीक है, क्या होता है, पाप की घटती है और पुण्य की बढ़ती है। सरल भाषा में तो इतना है, तो कठिन भाषा में सुन लो। अप्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग घटकर, अप्रशस्त माने पाप प्रकृतियों का अनुभाग घटकर द्विस्थानी हो जाता है। अभी थोड़ा सा समझने में टाइम लगेगा, द्विस्थानी क्या है, अभी देखते हैं। वह प्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग बढ़कर, मन पुण्य प्रकृतियों का अनुभाग बढ़कर चतुस्थानी हो जाता है। ऐसी योग्यता की प्राप्ति को प्रायोग लब्धि कहते हैं। अभी क्या होते हैं दो स्थानी चतुस्थानी, देख लेते हैं जरा 2-5 मिनट में। पाप प्रकृतियां अपन को पता ही है, घाती कर्म की सारी पाप रूप हैं, उनमें तो हम चतुस्थानी घटा लेते हैं, अलग टाइप का।
जो अघाती कर्म है उनमें दो टाइप की प्रकृति है, पाप रूप भी हैं और पुण्य रूप भी हैं। तो अघाती कर्म के पाप रूप में अलग चतुस्थानी है, 4 स्थान हैं, और पुण्य प्रकृति में अलग 4 स्थान हैं। तो कितने हो गए स्थान पूरे? टोटल 12 हो गए। फिर से बोलता हूं, घाती कर्म तो पूरा पाप रूप है, उसके भी 4 वैरायटी। पाप माने समझ लो पाप अनुभाग, पापोदय की 4 वैरायटी हैं, पाप के फल की 4 वैरायटी है, पाप के रस की अनुभाग की 4 वैरायटी है। किसके? घाती कर्म में। और अघाती कर्म में, अघाती कर्म में पाप रूप भी है और पुण्य रूप भी है। तो अघाती कर्म में जो पाप प्रकृतियां हैं, उन पाप प्रकृतियों के अनुभाग की भी 4 प्रकार की वैरायटी है। और उन्हीं अघाती कर्मों में जो पुण्य प्रकृतियां हैं, उन पुण्य प्रकृतियों में भी अनुभाग की 4 प्रकार की वैरायटी है। तो कितनी हो गई टोटल? 12 हुई। अब 12 में करना क्या है? जो घाती कर्म में 4 प्रकार की है उनके नाम मैं बताता हूं, शैल, अस्थि, दारू और लता। कौन सी 4? शैल, अस्थि, दारू, लता। आज मैं नाम बोल देता हूं क्योंकि समय हो रहा है, कल में लगेगा तो थोड़ा और डिटेल कर दूंगा कि होता क्या है, तो इससे आपको और एकदम क्लियर हो जाएगा। शैल, अस्थि, दारू और लता, ये होता है घाती कर्मों का 4 वैरायटी का अनुभाग। जैसे शैल है, चट्टान है, सबसे मजबूत होती है। अस्थि माने हड्डी थोड़ी उससे और कमजोर होती है। दारू माने देवदारू, वो जो बैत होती है ना, बैत जो टीचर लोग पहले मारते थे, वो वाली देवदारू, वो थोड़ी और उससे कमजोर होती है। और लता, लता माने बेल, वो है उससे और थोड़ी डाउन होती है। तो ऐसे घाती कर्म में पाप के अनुभाग रूप, पाप के अनुभाग को बताने वाली 4 विशेषताएं हैं, शैल, अस्थि, दारू और लता। तो यहां पर क्या हो जाता है इन 4 का? 4 में से 2 स्थान माइनस हो जाते हैं, माने बड़े बड़े जो पाप के अनुभाग थे शैल और अस्थि वाले, वे घट जाते हैं, और कौन से 2 बचते हैं? दारू लता वाले बचते हैं। ये प्रायोग लब्धि का कमाल है, जिसमें इतनी ताकत है कि जीव के विचारों में इतनी ताकत है कि इतना बड़ा चट्टान जैसा और हड्डी जैसा पाप का फल लेने वाले घाती कर्म साफ हो जाते हैं, उनकी पावर कम हो जाती है, जीव के ज्ञान की पर्याय में इतनी ताकत है। और दूसरा, अघाती कर्म में भी 2 वैरायटी ली अपन ने, पाप की अलग और पुण्य की अलग। तो पाप की भी 4 वैरायटी, अनुभाग, पाप के अनुभाग की 4 वैरायटी। कौन सी 4? निम्ब, कांजी, विष और हलाहल। कौन सी 4? निम्ब, कांजी, विष और हलाहल। निम्ब माने नीम, कैसी होती है? कड़वी होती है। निम्ब के बाद कांजी, एक तरह का एक फल होता है, वो उससे भी, नीम से भी कड़वा होता है। निम्ब, कांजी। नंबर 3 विष। विष तो जहरीला है ही, कड़वा है ही, जो भी पी ले तो मरने जैसी स्थिति में आ जाए और मर ही जाए लगभग। हमने मरने जैसी स्थिति में इसलिए कहा कि अभी इससे और खतरनाक बचा है ना, हलाहल मतलब खत्म, बचने वाला नहीं, इतना खतरनाक। तो 4 वैरायटी का पापोदय है, पाप का अनुभाग है 4 वैरायटी का। तो यहां प्रायोग लब्धि में, माने जहां उसने चिंतन धारा अपनी बढ़ाई है, उस ज्ञान की पर्याय में इतनी ताकत थी कि उसने 4 वैरायटी में से 2 वैरायटी को खत्म कर दिया। कौन सी? विष और हलाहल, एक खत्म। इतना ज्यादा तीव्र पाप अवोदय में नहीं आएगा, ये अनुभाग खत्म कर दिया, सिर्फ निम्ब और कांजीर वाल बचेगा। ये तो पाप वालों में से 2 वहां घटाए, 2 यहां घटाए, और पुण्य वालों में यहां घटाने का काम नहीं करता, यहां बढ़ाने का काम करता है। पुण्य में भी 4 वैरायटी हैं, पुण्य प्रकृतियों में 4 प्रकार का अनुभाग है। कौन सा 4? गुण, दूसरा बोलो बोलो बोलो, शर्करा नहीं, गुड़, खांड, शर्करा और अमृत, ये 4 है। पहला है गुड़, गुड़ होता है मीठा, खांड थोड़ा और मीठा, शर्करा माने शक्कर उससे और मीठी, और नंबर 4 अमृत तो महामीठा होता है। तो जैसे ये मीठे में मीठे पने बढ़ाते जा रहे हैं इनका अनुभाग,
इनकी मिठास बढ़ती जा रही है। ऐसी पुण्य प्रकृतियों में 4 प्रकार की मिठास है। एक थोड़ा कम पुण्य, एक थोड़ा ज्यादा पुण्य, और थर्ड नंबर एक उससे भी ज्यादा पुण्य, और चौथा अमृत जैसा पुण्य, बिल्कुल चक्रवर्ती तीर्थंकरों जैसा। जैसा कह रहा हूं माने सब प्रकार की अनुकूलताएं जिसको मिल जाएं, ऐसा पुण्य। तो यहां ये प्रायोग लब्धि में से जीव के जो पुण्य का अनुभाग है वो चारों वैरायटी का बढ़ता है, माने सब तरफ से मजे ही मजे हैं, इस तरह की बात है। बात तो हमें मजे मजे की नहीं करना है, बात तो हमें इसकी महिमा की होना चाहिए कि उससे चिंतन धारा, जो तत्व ज्ञान की जो चिंतन धारा चली है, ज्ञान की पर्याय में जो निर्णय वाली बात चल रही है, उसमें इतनी ताकत है कि इतना कमाल कर देती है। इसलिए हमारी ज्ञान की पर्याय में निर्मलता को बढ़ाना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, जिससे लाभ हमारा होता रहेगा। अभी तो देखो प्रायोग लब्धि में इतना कमाल हुआ, अभी करण लब्धि में तो क्या होने वाला है उसकी चर्चा अपन आगे करेंगे। अपना समय अधिक हो गया, पूरा करते हैं।